My dear friends, my name is Deepak Singhal and I welcome you all to the YouTube channel of Eureka Academy. And in this class, I'll be talking about the polity. Like in the previous class, I have already talked about the Constituent Assembly, which is responsible for making the Constitution of India. जैसे कि अपनी पिछली क्लास में मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि ये संवैधानिक सभा जिसने भारत के संविधान को बनाया, उसमें कितने सदस्य थे, किस तरीके से आप लोगों ने सदस्य को चुना, उनका चुनाव या मनोनयन किस तरीके से हुआ, और आफ्टर पार्टीशन उन लोगों की मेंबरशिप घट के कितनी रह जाती है। अब उसके बाद जो आगे की बात है वो हम इस क्लास में करने वाले हैं। जैसे कि इंडियन पॉलिटी का अगला सबसे इम्पॉर्टेंट इशू कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वो ये आता है कि हु और विच कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए तो वो ये है कि ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको आप लोग प्रारूप समिति कहते हैं, दिस ड्राफ्टिंग कमेटी विच हैड 7 members headed by Dr. Bhimrao Ambedkar, B.R. Ambedkar, is responsible for making the draft of this constitution. Dr. Bhimrao Ambedkar, he headed the drafting committee which is responsible for making the draft of the Indian constitution, and that is why Dr. Bhimrao Ambedkar, he is known as the father of the Indian constitution. ये बात हमको समझ में आती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि 7 सदस्य वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिनको आप लोग संविधान का पिता भी कहते हैं, ये वही है जिन्होंने संविधान के ड्राफ्ट बनाए, प्रारूप बनाते हैं, हाँ, जिन्होंने संविधान के प्रारूप बनाए। अब ये आ जाता है कि इंडियन पॉलिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड है। देखिए, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करता हूँ, जिन्होंने भारत के संविधान को बनाया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक 2 years, 2 साल 11 months 11 महीने and 18 days. Constituent Assembly took 2 years 11 months and 18 days in order to form the Constitution of India. संविधानिक सभा ने 2 साल 11 महीने 18 दिनों का समय लिया था भारत के संविधान को बनाने के लिए। संविधान और इस संवैधानिक सभा की पहली बैठक, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन दिल्ली। इट वाज ऑन 9th December 1946। और इस संवैधानिक सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा होते हैं। किंतु डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा की मृत्यु के पश्चात संवैधानिक सभा की दूसरी बैठक, जो कि 11 दिसंबर को हुई थी, इसमें आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए हैं, आपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संवैधानिक सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना। On 11th December 1946, you chose Dr. Rajendra Prasad, who became the first President of India as the permanent President of this Constituent Assembly. 2 साल 11 महीने 18 दिनों का समय लेते हैं ये लोग संविधान को पास करने के लिए, संविधान को बनाने के लिए। देखिए, अगर मैं भारत के संविधान की बात करता हूँ तो भारत के संविधान में आप लोगों के पास 2 तारीखें आती हैं। पहली तारीख है 26 नवंबर सन 1949 और दूसरी तारीख है 26 जनवरी 1950। देखिए, अगर मैं 26 नवंबर 1949 की बात करता हूँ तो 26 नवंबर 1949 ये वो तारीख है जब आप लोगों ने संविधान को पास किया था। दिस वाज द डेट जब आप लोगों ने संविधान को अंगीकृत किया था, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड। मगर ठीक 2 महीने का टाइम लेते हैं आप लोग भारत के संविधान को लागू करने के लिए, जो कि 26 जनवरी 1950 को आप लागू करते हैं। इसलिए आप 26 जनवरी के दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं, ना कि 26 नवंबर के दिन को। मतलब 26 जनवरी का दिन ही है जो इंडियन रिपब्लिक डे कहलाता है, ना कि 26 नवंबर का दिन। अब बात ये आती है कि
जब आप लोग संविधान को 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकृत कर चुके थे, तब 2 महीने का इंतजार आप लोगों ने इस दिन के लिए क्यों किया? वो ये है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात आती है सन 1929 की, इन 1929 इन द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो कि सन 1929 में होता है, उसमें जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, विच वॉज हेडेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया पूर्ण स्वराज was demanded, complete independence was demanded. So in order to celebrate that event which said that आने वाली 26 जनवरी को आप लोग इंडिपेंडेंस डे के रूप में इस दिन को मनाएंगे, इसलिए उस दिन की याद में आप लोग 2 महीने का वेट करते हैं और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू किया जाता है। यहाँ तक हमको बात समझ में आती है कि संविधान को अंगीकृत मतलब पास कब किया गया और संविधान को इम्प्लीमेंट, जिसको आप लोग कहते हैं कि संविधान को लागू कब किया गया। हमारे भारत के संविधान के पिता जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, उनके साथ में एक क्वेश्चन और बन सकता है, दैट हु इज द पर्सन who is called the constitutional advisor to the Constitution of India। भारत के संविधान के और संवैधानिक सभा के लिए वो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? देखिए, संवैधानिक सलाहकार के रूप में हम लोगों ने बी एन राव को चुना, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र के रूप में इन्होंने काम किया। और इसके साथ साथ कभी के बाद आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि भाई वो कौन है, हु इज़ दैट पर्सन हु इज़ रिगार्डेड एज अ फर्स्ट पर्सन टू डिवाइज एन आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। वो कौन से पहले इंसान हैं जिन्होंने ये कहा कि भारत को एक संविधान की ज़रूरत है, कि यहाँ पे एक संविधान की ज़रूरत है। हु इज़ दैट पर्सन? हिज नेम इज़ एम एन रॉय। एम एन रॉय वो पहले है जिन्होंने संविधान की विचारधारा को प्रस्तुत किया था, संविधान की विचारधारा को प्रस्तुत किया था। बिल्कुल सही, ये वही इंसान हैं जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन ताशकंद में करी थी। ही इज़ दैट पर्सन हु फॉर्म द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। यही वो पहले इंसान हैं हु गिव द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के लिए और संविधान का विचार सबसे पहले प्रस्तुत करने वाले ये एम एन रॉय हैं। देखिए, अगर मैं भारत के संविधान की बात करता हूं तो इस संविधान को ध्यान से पढ़ने के लिए अगर मैं इसको 3 भागों में बांट दूं तो ये समझ में आता है कि इस संविधान का 2/3 भाग, जो 2/3 पोर्शन है इस कॉन्स्टिट्यूशन का, इट हैज़ बीन फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। ये आज के भारत के संविधान का 2/3 भाग बनाता है। ये बात भी हमको समझ में आती है, मगर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया कहाँ से, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं हम लोग। देखिए, इतिहास में सन 1930 से लेकर 1932 के बीच में लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई थी, जिसको आप लोग गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, मगर कांग्रेस की साइड से महात्मा गांधी इरविन पैक्ट के बाद केवल 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही पार्टिसिपेट करते हैं। और क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बैठी, तो इसलिए महात्मा गांधी उस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर इंडिया वापस आ जाते हैं और बाद की 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट निकल के आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसके बेसिस पर आप लोग इंडिया में 1937 में इलेक्शन भी कराते हैं और इस इलेक्शन में कांग्रेस 8 प्रांतों में जीत जाती है और मुस्लिम लीग केवल 3 प्रांतों में, और वो 3 प्रांत थे सिंध, बंगाल और पंजाब। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वो है, और यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत के संविधान का 2/3 भाग बनाता है। फिर बात समझ में आती है कि बचा हुआ 1/3 पोर्शन आप लोग कैसे बनाते हैं। देखिए, 1/3 पोर्शन को हम लोग 10 देशों के संविधान, बहुत से देशों के संविधान पढ़कर हम अपने देश का 1/3 पार्ट लिखते हैं। अब इन मुख्य देशों में से 10 देशों की बात मैं इस क्लास में करने वाला हूं, मगर उससे पहले थोड़ी बहुत चर्चा कर ले इस संविधान के बारे में, क्योंकि जब आप लोगों ने इस संविधान को पास किया था बेटा, उस समय इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुल मिला के 395 अनुच्छेद आर्टिकल्स थे।
22 पार्ट्स भाग थे तथा 8 स्केड्यूल्स अनुसूचियां थी। मगर अगर मैं वर्तमान की बात करता हूं तो अभी आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स है और 12 स्केड्यूल्स है। देखिए आने वाली क्लासों में हम लोग 12 की 12 स्केड्यूल्स के बारे में ज़रूर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि कभी के बार क्वेश्चन इन 12 अनुसूचियों पे पूछे जा चुके हैं और बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी अनुसूची में किस विषय पर चर्चा दी गई है, दैट विच स्केड्यूल टॉक्स अबाउट व्हाट टॉपिक इन द इंडियन पॉलिटी, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब हमको समझ में आता है कि सर 395 आर्टिकल्स अब जाके 448 हो जाते हैं, 22 भाग 25 हो जाते हैं, 8 अनुसूचियाँ 12 अनुसूचियाँ हो जाती है। और इसी के साथ साथ बेटा एक और क्वेश्चन निकल के आता है जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर सन 1946 को एक संकल्प पास किया गया था, जिसको आप लोग बोलते हैं द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन स्पीच ऑफ पंडित JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन स्पीच पंडित जवाहरलाल नेहरू संवैधानिक सभा के 13 दिसंबर 1946 में पारित करते हैं और यही वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन स्पीच है जिसको आप उद्देश्य संकल्प भाषण भी कहते हैं, जो कि बाद में जाकर भारत के संविधान में 26 नवंबर 1949 को, जो बाद में जाकर 26 नवंबर 1949 को प्रियम्बल के रूप में अपनाया जाता है। एंड दिस स्पीच वाज अडॉप्टेड एज अ प्रियम्बल ऑन 26 नवंबर 1949। और इसी प्रियम्बल को आप लोग भारत के संविधान की कुंजी भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द गाइड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए इस प्रियम्बल की बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इस प्रियम्बल पे क्वेश्चन कभी के बार आप लोगों के पास आ सकते हैं। देखिए प्रियम्बल को आप लोग हमेशा, और प्रियम्बल को आप लोगों ने एक बार अमेंड किया और वो डेट आती है सन 1976 में। 1976 में प्रियम्बल को 42nd अमेंडमेंट एक्ट 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आप लोग प्रियम्बल में संशोधन लेके आते हैं। और इस भारत के प्रियम्बल, जिसको आप लोग संविधान की कुंजी भी कहते हैं, इसमें आप लोग 3 नए शब्दों को जोड़ते हैं। और वो 3 नए शब्द, पहला शब्द था पंथ निरपेक्ष, जिसको आप सोवरन कहते हैं। दूसरा शब्द था समाजवाद, जो कि सोशलिस्ट है। और तीसरा शब्द जो कि इस प्रियम्बल में जोड़ा गया समाजवाद के अलावा, वो था सबसे इंपॉर्टेंट, अखंड था, जिसको आप लोग इंटेग्रिटी कहते हैं। तो दिस इंटेग्रिटी, सोवरन एंड सोशलिस्ट, दीज 3 वर्ड्स वर एडेड बाय विद द हेल्प ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1976। अब ये बात सर समझ में आती है कि संविधान का 2/3 भाग 1935 में बनाया गया, 1/3 भाग 10 देशों के संविधानों को पढ़ के आप लोगों ने बनाया। संविधान के पिता को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं। हाँ, इसी सभा की, जिस सभा ने संविधान को 2 साल 11 महीने 18 दिनों में लिखा था, उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है और दूसरी सेशन उसका 11 दिसंबर 1946 में होता है। पहले सेक्शन में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इंपॉर्टेंट है और दूसरे सेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंपॉर्टेंट है। अब बात यह आती है कि इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया और 26 जनवरी 1950 को आप लोगों ने संविधान को इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि 1929 के लाहौर सेशन ऑफ INC में आप लोगों ने इसी दिन पूर्ण स्वराज की डिमांड करी। इस दिन नहीं, आपने इसी सेशन में पूर्ण स्वराज की डिमांड करी थी और कहा था कि 26 जनवरी का दिन हम लोग इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाने वाले हैं और मनाएंगे। इसलिए उस सेशन को याद रखने के लिए आप लोग यहाँ पे 2 महीने का वेट करते हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि प्रियम्बल, जो कि बता चुका हूँ कि आप गाइड कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, और वो ही प्रियम्बल पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रूप में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया गया था, जिसको 26 नवंबर 1949 में आप लोग प्रियम्बल के रूप में अडॉप्ट करते हैं। इस प्रियम्बल को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत 1976 में अमेंड किया गया और 3 नए शब्द इसमें जोड़े गए, जो कि सोवरन, सोशलिस्ट और इंटेग्रिटी था। अब इसके बाद बात आती है कि भारत के संविधान के वो विदेशी तत्व कौन कौन से हैं, फॉरेन एलिमेंट्स आप लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से मिलते हैं। देखिए सबसे पहली कंट्री जो इम्पॉर्टेंट है इस पर्सपेक्टिव के लिए वो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, USA।
देखिए अमेरिका की बात करता हूं अगर मैं, यूएसए से पहली चीज जो आप लोगों ने ली वो लिया फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के बाद आइडिया ऑफ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग यूएस से लेते हैं कि संविधान को लिखा जाना चाहिए, वो हम लोग यूएस से उठाते हैं। और क्योंकि संविधान हमारा लिखा गया है इसीलिए आइडिया ऑफ द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑल्सो बीन ब्रॉट फ्रॉम यूएस, कि भारत का संविधान ही सुप्रीम है। हाँ, आइडिया ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हम लोगों ने यूएस से लिया। इसके बाद अमेरिका से एक और चीज ली गई जो कि पोस्ट पद था, पोस्ट ऑफ एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट। आपने बोला कि भारत में राष्ट्रपति को चुना जाएगा, इलेक्टेड प्रेसिडेंट, ये आइडिया भी यूएसए से लिया। और इसके साथ साथ इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए अगर मैं बात करता हूं इम्पीचमेंट शब्द की, जिसको हिंदी भाषा में महाभियोग कहा जाता है, महाभियोग शब्द या इम्पीचमेंट कह लीजिए, ये वो शब्द है जो केवल राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इम्पीचमेंट का मतलब है राष्ट्रपति के, और राष्ट्रपति को हटाने की विधि को हम जनरली इम्पीचमेंट कहते हैं। तो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आइडिया भी आप लोगों ने अमेरिका से उठाया। इसके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट का पद भी हम लोगों को अमेरिका से मिला, वो भी हम लोगों ने इस संविधान से उठाया है। और इसके साथ साथ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की विधि, इनका रिमूवल प्रोसेस किस तरीके से हटाया जाएगा, ये आइडिया भी अमेरिका का संविधान हम लोगों को देता है। अगर मैं बात करता हूं प्रेसिडेंट के हटाने की विधि को, तो प्रेसिडेंट को केवल वॉयलेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही हटाया जा सकता है। मगर अगर मैं बात करता हूं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, तो जजों को केवल 2 ग्राउंड्स पे आप लोग हटाते हैं। एक तो है अपना मिसबिहेवियर, प्रूवन मिसबिहेवियर, एंड द अदर कंसेप्ट ऑन विच द जज कैन बी रिमूव्ड इज दैट इनकैपेसिटी। हम लोग भारत में जजों को सिद्ध किए गए कदाचार एवं भारत में जजों को असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। उसी ओर राष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर आप लोग हटा सकते हैं। तो ये आइडिया जो है ये हम लोगों को अमेरिका के संविधान से मिलता है। और इसी के साथ साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अमेरिका के संविधान ने हम लोगों को सिखाई है, वो है फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिकाओं की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी। ये कंसेप्ट भी हम लोग अमेरिका के संविधान से उठाते हैं। अब बात आते हैं आयरलैंड की। दूसरा देश आता है आयरलैंड। आयरलैंड से हम लोग लेते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको आप लोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं, और साथ में लेते हैं मेथड ऑफ इलेक्टिंग प्रेसिडेंट। भारत में राष्ट्रपति को किस तरीके से चुना जाएगा, ये भी आयरलैंड के संविधान हमको सिखाता है। तीसरी कंट्री है ब्रिटेन। ब्रिटेन क्योंकि 200 साल तक हम लोगों पर राज करके जा चुका है, इसलिए ब्रिटेन से हम लोग उठाते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि है संसदीय शासन प्रणाली। क्योंकि इसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से हम लोग ज़्यादा वाकिफ थे, ज़्यादा जानते थे, तो इसलिए भारत के लिए आप लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही सही समझा। इसके साथ साथ एकल नागरिकता, जिसको सिंगल सिटीजनशिप कहते हैं, पूरे भारत में एक ही नागरिकता होगी जो कि पूरे भारत की एक है, ना कि राज्य की अपनी नागरिकता होगी जैसे कि अमेरिका में है। अमेरिका राज्य की नागरिकता अलग देता है और अमेरिका की नागरिकता अलग देता है। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं है। हम लोग सिंगल सिटीजनशिप को मानते हैं, जो कि एकल नागरिकता आती है। इसके साथ साथ हम लोगों ने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से तीसरी चीज़ उठाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कानून को बनाने की विधि। यह हम लोगों को ब्रिटेन के संविधान से मिलती है। ब्रिटेन के बाद अगला इंपॉर्टेंट देश आता है ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया से आप लोगों ने सबसे पहली चीज़ उठाई वो थी प्रियम्बल की भाषा।
प्रस्तावना की भाषा, द लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल हैज बीन टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। प्रियम्बल की भाषा को हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उठाते हैं, और इसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया हमको एक और चीज़ देता है जो कि कॉन्कोनेंट लिस्ट है, जिसको आप समवर्ती सूची कहते हैं। देखिए, समवर्ती सूची के बारे में स्केड्यूल अनुसूची 7 बात करती है। अनुसूची 7 ये बोलती है कि केंद्र जिन सब्जेक्ट्स पर कानून बना सकता है वो सारे के सारे विषय केंद्र सूची में आएंगे। राज्य जिन सब्जेक्ट्स पर कानून बना सकता है, स्टेट, वो सब स्टेट लिस्ट में आएंगे। और जिन सब्जेक्ट्स, जिन विषयों पर दोनों सेंटर और स्टेट कानून बना सकते हैं, वो सभी कॉन्करेंट लिस्ट में आएंगे। तो कहा जाए तो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से कुछ हद तक सीखा है। हाँ, द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन टीचेस अस। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंट्री जो आती है वो है फ्रांस। फ्रांस से हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज उठाई, जो कि ये थी कि फ्रांस आपको गणतंत्रात्मक शासन पद्धति के बारे में बताता है। फ्रांस एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये देता है रिपब्लिकन स्टेटस। देखिए, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार में चर्चा होगी, क्योंकि हर एक चीज़ पॉलिटी में एक अलग टॉपिक बनाता है। तो आई एम जस्ट ब्रीफिंग यू डाउन अबाउट व्हाट एंड विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द विच और फ्रॉम विच कंट्री, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। फ्रांस से आप लोग रिपब्लिकन स्टेटस लेते हैं, गणतंत्रात्मक शासन पद्धति लेते हैं। फ्रांस के बाद एक नया देश आता है साउथ अफ्रीका, जिसको आप लोग दक्षिणी अफ्रीका कहते हैं। दक्षिणी अफ्रीका से आप लोग संविधान को संशोधन करने की प्रक्रिया उठाते हैं, मीन्स द प्रोसीजर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आर्टिकल 368 में इंडिया में लिखा हुआ है। इसके साथ साथ और नए देश जो इनके बाद आते हैं वो है रशिया, जिसको आप उस टाइम पे सोवियत संघ के नाम से जानते थे। रशिया फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्यों के बारे में हम लोगों को बताता है। जर्मनी हम लोगों को बताता है कि अगर आपातकालीन स्थिति लगती है, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में प्रेसिडेंट के पास मौलिक अधिकारों को लेकर कौन सी शक्तियां हैं। जैसे कि अगर मैं आर्टिकल 352 की बात करता हूं, जो कि नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। नेशनल इमरजेंसी, जिसको आप राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति कहते हैं, नेशनल इमरजेंसी में सारे की सारे मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए जाते हैं, केवल 2 मौलिक अधिकारों को छोड़कर, जो कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 है। तो आपने ऐसा कुछ कंसेप्ट जर्मनी से उठाया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट वो देश है जो हम लोगों को बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ आप लोगों ने कैसे कैसे उठाई। एक और इंपॉर्टेंट देश इसी सूची में आता है, वो है कनाडा। और कनाडा के संविधान से हम लोगों ने एक चीज़ उठाई जो कि संघात्मक शासन पद्धति, जिसमें केंद्र सर्वोच्च हो, मीन्स अ फेडरल स्ट्रक्चर विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। एक पावरफुल सेंटर के साथ एक संघ को बनाया, और किस तरीके से बनाया जाएगा ये कनाडा का संविधान हम लोगों को बताता है। तो इस तरीके से ये मुख्य वो देश है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बता सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का कौन कौन सा पार्ट कौन कौन सी कंट्री से हम लोगों ने लिया है। तो आज की क्लास में बच्चों केवल इतना ही। इसके बाद का सेशन जो कि स्केड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड होगा वो इसके बाद लिया जाएगा। अभी तक जो आप लोगों ने इस क्लास में पढ़ा ये केवल कॉमन पेपर के लिए पर्याप्त है। देखिए, इसमें सब्जेक्टिव कुछ नहीं है। हाँ, इसमें सब्जेक्ट के लिए कोई नॉलेज नहीं दी गई है। ये केवल आपके जनरल पेपर की बात हो रही है, जो कि 20 नंबर की वेटेज रखता है DSSB के पेपर में। तो ऐसे में जो चीज़ आप लोगों को इस क्लास में पढ़ाई जाएगी, आई एश्योर यू दैट नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिलेबस विच आई विल बी टीचिंग यू स्पेशली रिलेटेड टू द क्लास ऑफ जनरल अवेयरनेस। थैंक यू फ्रॉम माई साइड।